हलाकू खां के बगदाद पर हमले की कहानी एक ऐसा वाकया है जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि आलमी तारीख के धारे को बदल दिया। ये 13वीं सदी का वसत था जब मंगोल हलाकू खां ने बगदाद पर हमला किया। सल्तनत अपने उरूज पर थी और उसकी लपेट में आने वाले इलाकों के लिए तबाही और खूनरेजी ही मुकद्दर बन जाती थी। बगदाद जो इस वक्त तक 5 सदियों से अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था, इल्म व फनून का मरकज था, जहां दुनिया भर के दानशूर, साइंसदान और अदीब जमा होते थे। लेकिन ये शहर अपनी अजमत के आखिरी दिन गुजार रहा था क्योंकि मंगोल तूफान के बादल उसके उफुक पर मंडला रहे थे। चंगेज खां की मौत के बाद उसके जानशीनों ने एक ऐसी सल्तनत तामीर की जो तारीख में सबसे बड़ी खुशकी सल्तनत बन गई। हलाकू खां चंगेज के पोते तोली खां का बेटा, अपने भाइयों मंगू खां और कोबलाई खां के साथ मंगोल सियासत का अहम खिलाड़ी था। जब मंगू खां ने 551 में हलाकू खां के खिलाफ भी अजीम खां का खिताब हासिल किया तो उसने अपने भाई या हलाकू को मगरबी मुहम्मद का कमांडर मुकर्रर किया। हलाकू की जिम्मेदारी थी कि वो इस्माइलियों के कलाओं को गिराए, अब्बासी खिलाफत का खात्मा करे और शाम और मिस्र तक मंगोल परचम लहराए। हलाकू ने अपनी तैयारियों में कोई कसर न उठा रखी। उसकी फौज में मंगोल घड़सवारों के अलावा चीनी इंजीनियर, फारसी मुतरजम और अरब जासूस शामिल थे। कहा जाता है कि उसने मुहासरे के लिए दरकार साजो सामान इकट्ठा करने में 2 साल सिर्फ किए। एक दिलचस्प पहलू ये है कि हमने मुहासरे के दौरान एक बहुत ही बड़ा झगड़ा किया था। हलाकू की अहलिया दुकोस खातून नस्तूरी आइसाई थी और उनके असरात हलाकू की पॉलिसियों पर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर हलाकू ने अपनी मुहिम के दौरान ईसाइयों के साथ नरमी का रवैया अपनाया, जिसकी एक वजह दुकोस का मजहबी रुझान था। हलाकू की मुहिम का पहला हदफ ईरान के पहाड़ों में छुपे इस्माइली किले थे जो हशाशीन के नाम से मशहूर थे। उन किलाओं का सरदार रुकनुद्दीन खुरशाह एक प्रासरार शख्सियत था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने पैरोकारों को हशीश देकर कत्ल के लिए भेजता था। हलाकू ने अलमौत के मुहासरे से पहले रुकनुद्दीन को हिदायत की कि वो अपने कुले तस्लीम करे। रुकनुद्दीन ने टाल मटोल की सियासत अपनाई, लेकिन जब मंगोलों ने तरीन मंजनीकों से किले की दीवारें तोड़ना शुरू की तो उसे हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ एक दिलचस्प वाक़ा पेश आया। जब हलाकू ने अलमौत के कतब खाने को जलाने का हुक्म दिया तो एक इस्माइली आलम ने अल्तजा की कि कम उस कम तब और फल्कियात की किताबें बचा ली जाएं। हलाकू ने जवाब दिया, तुम्हारी साइंस ने तुम्हें हमारे हमराह सामने बेबस क्यों रखा? ये जमला दरअसल मंगोल फलसफा जंग की एकास है जो अमली कुव्वत को नजरियाती इल्म पर फौकियत देता था। जब हलाकू की फौजें बगदाद की तरफ बढ़ रही थी, इस वक्त तक यह शहर 5 सदियों से इस्लामी दुनिया का दिल था। खलीफा अल-मुस्तासिम बाल्ला एक नरम खू हुक्मरान था जो शायरी और इल्म से मोहब्बत रखता था, लेकिन फौजी मामलात में कमजोर था। शहर की आबादी 10 लाख के करीब थी और यहाँ की जामिया अल-मुस्तनसिरिया जैसी दरसगाहें दुनिया भर के तलबा को रागिब करती थी। बगदाद की लाइब्रेरियों में लाखों कलमी नुस्खे मौजूद थे जिनमें यूनानी फलसफे के तराजम, हिंदुस्तानी रियाजी की किताबें और फारसी अदब के शाहकार शामिल थे। लेकिन इस इल्मी रोशनी के पीछे सियासी तारीकियां भी थी। अब्बासी खिलाफत का मरकज कमजोर हो चुका था और सौबाई हुक्मरान खुद मुख्तारी के दावे करने लगे थे। खलीफा के 2 बड़े मुशीर मोईनुद्दीन इब्नुल अलकमी और दुबीरुद्दीन आपस में रिस्सा कशी में मसरूफ थे। इब्नुल अलकमी जो शिया मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते थे, पर बाद में इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मंगोलों से खफिया राबते करके शहर को कमजोर किया। अगरचा ये बात तारीखी तौर पर साबित नहीं, लेकिन ये अफवाहें अब्बासी दरबार के अंदरूनी इंतशार को जाहिर करती है। हलाकू ने बगदाद पर हमले से पहले खलीफा को 3 खतूत भेजे। पहले खत में उसने उताद और खराज की पेशकश की। दूसरे खत में उसने धमकी आमेज लहजा अपनाया। तीसरे खत में उसने लिखा, तुम्हारे पास जो फौज है वो हमारी एक दस्ते के बराबर भी नहीं। तुम्हारे पास इंतखाब है, सुलह या तबाही। खलीफा ने जवाब में कहा, तुम जवान हो और जंग है कि गर्मी में हो, तुम्हें मालूम नहीं कि खुदा ने हमें कितनी ताकत दी है। ये जवाब खलीफा की सियासी नापख्तगी को जाहिर करता है। दिलचस्प बात यह है कि खलीफा ने अपने एक आयलची को हलाकू के पास तहाइफ के साथ भेजा जिसमें महंगे कपड़े, जवाहरात और एक खिंजर था। हलाकू ने खिंजर देखकर कहा, यह हथियार तुम्हारे पास रहने दो, तुम्हें उसकी जरूरत होगी।
ये तंज़-आमेज़ जुमला दरअसल खलीफा की फौजी कमजोरी की तरफ इशारा था। 1296 साल तक हलाको खां की फौजें दरियाए दजला के किनारे तक पहुंच चुकी थी। मंगोलों ने बगदाद का मुहासरा जनवरी 1218 में शुरू किया। हलाको ने दरियाए दजला के दोनों किनारों पर कब्जा कर लिया ताकि शहर को बैरूनी मदद न मिल सके। चीनी इंजीनियरों ने तेजी से लकड़ी के टावर तामीर किए जिन पर मंजनीकों को नस्ब किया गया। उन मंजनीकों को सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि आग के गोले और जहरीली गैसों के बर्तन भी फेंकने के लिए डिजाइन किया गया था। एक रवायत के मुताबिक मंगोलों ने शहर की दीवारों के नीचे सरंगे बनाकर उन्हें आग लगा दी, जिससे दीवारें धंस गईं। शहर के अंदर खुराक की कुल्लत ने खौफनाक सूरत-हाल पैदा कर दी। एक ऐनी शाहिद मुअर्रिख इब्न कथीर लिखते हैं, लोग घास और कुत्ते खाने पर मजबूर हो गए। एक रोटी की कीमत सोने के बराबर हो गई। दजला का पानी आलूदा हो गया और हेजा फैलने से रोजाना सैकड़ों अफराद मरने लगे। 10 फरवरी 1258 में मंगोल फौज ने शहर में दाखिल होने का रास्ता बना लिया। दीवारें टूट चुकी थीं और दिफाई दस्ते मुंतशिर हो चुके थे। हलाको ने इब्तिदाई तौर पर अवाम को अमान देने का ऐलान किया, लेकिन जब शहर के दरवाजे खोले गए तो मंगोल दस्तों ने कत्ल आम शुरू कर दिया। तारीखी रवायात के मुताबिक 40 दिन तक शहर में लौटमार जारी रही। मस्जिदों में पुनाह लेने वालों को जिंदा जला दिया गया। खलीफा के महल में मौजूद सोने चांदी के बर्तनों को पिघलाकर ईंटों की शक्ल दी गई। एक दर्दनाक वाकया बीतुल हिकमत हाउस ऑफ विजडम की तबाही है। इस लाइब्रेरी में महफूज लाखों किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गई। कहा जाता है कि किताबों की स्याही से दरिया का पानी काला हो गया, जबकि खून से सर्ख। एक अरब शायर ने बाद में लिखा, दजला के पानी ने आंसुओं का रंग अख्तियार कर लिया क्योंकि उसने इल्म के साथ साथ इंसानियत को बहा दिया। खलीफा अल मुस्तासिम को गिरफ्तार करके हलाकू के सामने पेश किया गया। कहानियों में आया है कि हलाकू ने खलीफा से कहा, तुम सोने चांदी के मालिक थे, अब उसे खाओ। फिर उसे भूखा रखकर मार डाला गया। एक और रिवायत के मुताबिक खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंदवाया गया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे। खलीफा के खानदान के बेशतर अफराद को कत्ल कर दिया गया, सिवाय एक बेटे के जिसे बाद में मार्को पोलो ने चीन में देखा और उसका जिक्र किया। बगदाद की तबाही ने पूरे इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। मिस्र के ममलूक हुक्मरान, जिन्होंने बाद में मंगोलों को इन जालूत में शिकस्त दी, ने बगदाद के उलमा और कारीगरों को काहिरे आने की दावत दी। उस तरह काहिरा नए इल्मी मरकज के तौर पर अभरा। दरियाए दिजला की नहरी निजाम की तबाही के बाद ज़राअत तबाह हुई और इराक का इलाका सदियों तक बिहाली ना कर सका। इल्मी नुकसान को तारीख का सबसे बड़ा सानहा माना जाता है। अलबत्ता कुछ किताबें मुस्लिम स्पेन, उंदलुस और हिंदुस्तान मुंतकिल हो गई। मिसाल के तौर पर रियाजी दानिल ख्वारिज़मी के कामों की नकूल कर्तबा की लाइब्रेरियों में महफूज हुई। इसी तरह बगदाद के तबीब इब्न सैना की किताब अल कानून की नकलें यूरोप पहुंचे और वहां मेडिकल की तालीम का हिस्सा बने। हलाको खां को अक्सर एक जालिम फातिह के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन उसके चंद पहलू और भी हैं। वो उलमा और फनकारों का एहतराम करता था। उसने फारसी शायर नासिर खुसरो को अपने दरबार में जगह दी। उसकी अहलिया दुकूज खातून के इसरात के तहत उसने नस्तूरी ईसाइयों के लिए गर्जा घर बनवाए। हलाको का एक इक्तिबास मशहूर है, मैं शहरों है को उसलिए जलाता हूँ ताकि आने वाली नस्लें मेरी ताकत को याद रखें। वीन्स के स्याह मार्को पोलो ने अपने सफरनामे में बगदाद की तबाही का जिक्र किया है। वो लिखता है, बगदाद के खंडरात देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी दीव ने शहर को अपने पंजे में कुचल दिया हो। उसने ये भी बयान किया कि किस तरह तबाही के बाद बगदाद के हुनरमंद गुलामों की मंडियां कायम हुई, जहां एक माहिर मेमार को एक घोड़े के बराबर कीमत पर फरोख्त किया जाता था। तबाही के बाद सूफी संतों ने अवाम में उम्मीद की करन जगाई। शायर रूमी, जो इस वक्त कोनिया में रहते थे, ने अपने खुतूत में लिखा, बगदाद का चिराग बुझ गया लेकिन दिल की रोशनी कभी मिटती नहीं। सूफिया ने खाकाहों को बहाली के मराकज में तब्दील किया, जहां न सिर्फ रूहानी तालीम बल्कि दस्तकारी की तरबियत भी दी जाती थी। बगदाद के जवाल के बाद तिजारती रास्ते शमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। बहेरे रूम के बंदरगाहों की अहमियत बढ़ी, जिसने यूरोप के उरूज की राह हमवार की। दरियाए दिजला की नहरों की तबाही के बाद बीन नहरें मेसोपोटामिया का ज़रिए निजाम तबाह हुआ और ये इलाका सदियों तक जंगलों और दलदलों में तब्दील रहा। आज बगदाद एक बार फिर इराक का दाराल हुकूमत है, लेकिन हिलाकू के हमले के जख्म अब भी उसके सकाफती वजूद पर नक्श है। 2003 में अमरीकी हमले के दौरान इराक म्यूजियम की लूटमार ने एक बार फिर बगदाद की तारीखी यादों को जिंदा कर दिया। शहर के कदीम हिस्सों में खुदाई के दौरान
आज भी 13वीं सदी के हथियार और जली हुई किताबों के सफ़हात मिलते हैं। ये वाकया न सिर्फ एक फौजी मुहिम की कहानी है, बल्कि इसमें ताकत के बेरहम खेल, सियासी गलतियों के महलक नताइज और तहजीबों के तसादुम की अलमनाक दास्तान पनाह है। बगदाद की शानदार लाइब्रेरियां, रसदगाहें और हिस्पताल जो खाकस्तर हो गए, वो सिर्फ इमारतें नहीं थे, बल्कि इंसानियत के इज्तिमाई इल्म का खजाना थे। हलाकू खां का ये हमला तारीख का एक ऐसा बाब है जो हमें याद दिलाता है कि जंग और तबाही सिर्फ जानी है, नुकसान ही नहीं बल्कि तहजीबी वर्से के ज़िया का भी सबब बनती है।